अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी-पीएटी, बिहार टीजीटी-पीएटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, झारखंड टीजीटी-पीएटी, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच अवेलेबल है और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। जैसे आपके सिलेबस में यूनिट वाइज सारी जैसे आपके सिलेबस में यूनिट वाइज आपका सिलेबस दिया गया है, उसी तरीके से यूनिट वाइज आपको आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन दिमाग में विद्यमान होते हैं। तो अगर जो एक बार ठीक तरीके से आप थियरी को पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो आप अपने क्लास के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते, आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, मेरी खुद की हैंडराइटिंग के द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे मुझे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर इतने सारे माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो भाई कहाँ से प्रश्न आएगा, सब कुछ आपका यहीं से कवर होने वाला है। एडमिशन ओपन है, अगर जो एडमिशन की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच उपलब्ध है और सारे अलग अलग बैच हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए, बिहार में टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए, मध्य प्रदेश में टेट और सेट के लिए आपको बैच मिल जाएगा, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए आपको बैच मिलेगा, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, अलग अलग राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसके लिए आपको बैच मिलेगा, डी ट्रिपल एस बी एनबीएस के भी, सबको मतलब जहां भी इकोनॉमिक्स के पेपर होते हैं सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग भी किसी भी प्रकार के इंक्वायरी चाहते हैं वो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। प्रज्ञा मिश्रा जी, राजेश कुमार सिंह जी, आकाश जी, सुनीता गुप्ता जी, पारस कुमार जी, विजय लक्ष्मी जी, राजेश पटेल जी, मीनू यादव जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, नीलम कुमारी जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं क्लास लेने आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि क्लासिकी प्रणाली के अंतर्गत, अब अगर जो आपने क्लासिकल रोजगार, अगर जो आपने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़ा होगा तो क्लासिकल अर्थशास्त्री में कौन आते हैं, ठीक है। अगर जो हम लोग बात करें कि क्लासिकल अर्थशास्त्री कौन है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन है, क्लासिकल को ही प्रतिष्ठित कहा जाता है, तो कौन है भैया। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे एडम स्मिथ साहब को, ठीक है। एडम स्मिथ साहब हो गए, ये क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, ठीक है।
उसके बाद डेविड रिकार्डो साहब हो गए, ये भी क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। उसके बाद जेएस मिल साहब हो गए, या जेबी से साहब हो गए, या जेएस मिल साहब हो गए, ये सब क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। और अगर जो आप इनकी थियरी को पढ़ेंगे, तो ये क्या बताते हैं भाई, चलिए पहले आप उत्तर बताइए, ठीक। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ये कहना था कि अब देखिए, अब इनकी मान्यता आपको पता होनी चाहिए कि एडम स्मिथ ने अपनी मान्यता में क्या बताया, डेविड रिकार्डो ने क्या बताया, मिल ने क्या बताया, से ने क्या बताया, पीगू ने क्या बताया, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली मान्यता तो इनकी ये है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। मतलब जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से रोजगार है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन है, वो चाहे प्राकृतिक है चाहे भौतिक है, उनका पूर्ण रूप से उपयोग करके आप उत्पादन को अधिकतम कर चुके हैं। अब उत्पादन को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि मौद्रिक कारक उत्पादन एवं रोजगार को निर्धारित करते हैं। नहीं भैया, ये मौद्रिक कारकों को उत्पादन एवं रोजगार को निर्धारित करने वाले नहीं बताते, ये सीधे एक लाइन की बात बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में देखिए पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है उनका पूर्ण रूप से प्रयोग करके देश में उत्पादकता ऑलरेडी अधिकतम हो चुकी है, अब उत्पादन को और नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो पहली बात तो ये गलत हो गई। अर्थव्यवस्था का स्व समायोजन प्रणाली है। आप पीगू को थोड़ा याद कर लीजिए, पीगू साहब क्या कहते हैं कि देखिए भैया, या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन नहीं पाया जाता है, अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रहती है, और अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में असंतुलन क्रिएट हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो स्वतः ही क्रियाशील हो जाती हैं और अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने का प्रयास करती हैं। जैसे कि पीगू ने क्या उदाहरण दिया था कि समुद्र में भारी पेदी वाला जहाज, ठीक है। तो पीगू साहब ने इसका उदाहरण देते हुए कहा था कि जिस प्रकार से समुद्र में भारी पेदी वाला जहाज होता है, तो अगर किसी एक तो वो हमेशा संतुलित रहता है, लेकिन किसी कारणवश जहाज असंतुलित हो जाए तो समुद्र में ऐसी बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया होती है जो उस जहाज को स्वतः ही संतुलन की स्थिति में ला देगी। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, और अगर जो किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत असंतुलन क्रिएट होती है तो बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी होगी जो अर्थव्यवस्था को स्वतः ही संतुलन में ला देगी, अर्थात पूर्ण रोजगार की स्थिति में ला देगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रत्यक्ष विकास पर राज्य कार्रवाई, नहीं भैया, ये किसकी बात करते हैं, ये कहते हैं कि खुला अर्थव्यवस्था है, खुला अर्थव्यवस्था है। एडम स्मिथ साहब कहते हैं ना कि खुला अर्थव्यवस्था है भैया, खुला अर्थव्यवस्था है, अर्थात एक देश दूसरे देश से जाकर के आसानी से व्यापार कर सकता है, सरकार का कोई भी प्रतिबंध यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तीसरा, राज्य के नियंत्रण की अनुपस्थिति, वही बात मैं बोल रहा हूं कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो ठीक हो जाएगी। तो जितने लोग भी आपसे नंबर सी बोल रहे हैं कि सर जी 2 और 3 सही होगा, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि थोड़ा सा इसे और एडजस्ट करना होगा, आराम से करिएगा, और ऐसे प्रश्नों को देख करके कभी भी घबराइएगा नहीं, ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं। अगर जो आप क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की मान्यताओं को पढ़े हैं, अगर जो आप एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, जेबी से और पीगू को के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो बड़े आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। तो इत्मीनान से जितने भी बड़े प्रश्न होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें धैर्य की जरूरत होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। अब फिर वही बात होगी कि आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया, या रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसे कहते हैं। तो भैया, जो बातें एडम स्मिथ ने कही थी, जो बातें डेविड रिकार्डो ने कही थी, जेबी से ने कही थी, जेएस मिल ने कही थी, इन लोगों ने क्या बोला था, इन लोगों ने बोला था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। पूर्ण रोजगार का मतलब कि अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है, इन संसाधनों का प्रयोग करके हम उत्पादन को अधिकतम कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। फिर वो क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ओपन है,
एक देश दूसरे देश से स्वतंत्र रूप से निर्यात कर रहा है और आयात कर रहा है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, व्यापार में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो चलिए क्या उत्तर आ रहा है, चलिए अब पढ़ते हैं कि क्लासिकल सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। अभी मैंने बताया कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे भारत में क्या लकड़ी है, कोयला है, अभ्रक है, ये सब प्राकृतिक, और जो भौतिक संसाधन है जैसे श्रम हो गया। तो जब आप अपने देश के अंदर विद्यमान अपने सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करके उत्पादन को अधिकतम कर लेंगे तो आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। और यही बात क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कहना था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है। नहीं, ये अनैच्छिक बेरोजगारी की बात क्लासिकल अर्थशास्त्री नहीं करते हैं, ये तो किन्स साहब करते हैं, किन्स साहब करते हैं। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण रोजगार का क्लासिकल संस्करण मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेरोजगारी से संगत है। तो हाँ भैया, वो लोग कहते हैं कि कभी कभी असंतुलन क्रिएट होता है, लेकिन फिर से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाता है। तो ये भी बात ठीक होगी। और क्लासिकल अर्थशास्त्र में बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मौद्रिक मजदूरी में कटौती की वकालत की गई। किसने किया था ये पीगू ने किया था। पीगू ने क्या कहा था, पीगू ने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में, पहले तो उन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है नहीं, और अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आ जाती है तो हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके इस बेरोजगारी की समस्या से हम निपट सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, किन्स के रोजगार सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय क्या है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। और जो लोग भी एडमिशन नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के एकदम मन लगा करके पढ़िए। भाई मैं तो इतना कंटेंट दे रहा हूँ, बस आप पढ़िए, आप मेहनत करेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि मेरे द्वारा आपको सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। इतनी सारी क्लासेज है, कहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई। अगेन सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो देखिए इजी सी बात है कि किन्स के रोजगार सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था से उबारने का उपाय क्या होता है। अब बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होता है कि मंदी किसे कही जाती है। तो मंदी का मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में कमी आएगी। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कोविड था, तो कोविड में सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए। तो जब शॉपिंग मॉल बंद हो गए, लोगों के रोजगार छिन गए, तो लोग मांग क्या करेंगे, तो मांग में कमी आई। तो अगर मंदी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मंदी का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जब समस्त मांग में कमी आ जाए, तो जब कोई मांग ही नहीं करेगा तो एक उत्पादक करता उत्पादन क्यों करेगा। तो जब मांग में कमी आएगी तो पूर्ति में भी कमी आएगी, और मांग और पूर्ति जब दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाएगा तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है, अर्थात अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रणाली क्रियाशील नहीं है। ठीक है ना, आर्थिक प्रणाली क्रियाशील नहीं है। तो इस तरीके से जब अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाएगा तो उसे मंदी कहा जाएगा। और इस प्रकार से मंदी से निपटने के लिए किन्स साहब ने क्या कहा था, तो किन्स साहब ने कहा था कि देखिए हमें सरकारी व्यय को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने सरकारी व्यय को बढ़ाएंगे तो इससे निजी निवेश में वृद्धि आएगी। क्योंकि जब सरकार अपने व्यय को बढ़ाएगी तो पहली बात तो ये होगी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सबके पास पैसा जाएगा, सबके पास पैसा जाएगा तो सभी लोग मांग को बढ़ाएंगे, और मांग को बढ़ाएंगे तो जब मांग बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगा तो मांग व पूर्ति मांग व पूर्ति जब तेजी से ऊपर जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आर्थिक क्रियाएं आएंगी, और आर्थिक क्रिया होगी तो देश में उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और देश विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी कि देश अगर जो सार्वजनिक व्यय बढ़ाएगा तो इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ये सारी चीजें बेहतर होंगी, और इससे भविष्य में चल करके उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि किन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है। अब देखिए इस प्रश्न में आयोग ने एक नहीं दो बार गलतियां की हैं, है ना।
अगर जो आप इकोनॉमिक्स के अनुसार देखेंगे तो इसका उत्तर अलग होगा, लेकिन अब आयोग के उत्तर को देखेंगे तो खास करके अगर जो मैं बात करूं तो हाँ ठीक, हाँ क्या उत्तर आ रहा है? सी डी, और कोई? सब डी बोल रहे हैं, सी वाले कितने हैं? तो किन साहब ने कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की बात की जाए तो पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं उन सब का पूर्ण रोजगार। तो इजी सी बात है, लेकिन आयोग ने, अगर जो आपको किसी आयोग के पेपर, मतलब उत्तर प्रदेश पीजीटी की बात करें, बाकी तो हर जगह ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पीजीटी वाले देख लीजिएगा, उसमें उत्तर ऑप्शन नंबर ए माना है। लेकिन अब देखिए आयोग चेंज हो गया है, अब चीजें बदल गई हैं, तो अब आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी पे ही क्लिक करिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा कि किन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है कि जितने भी हमारे संसाधन है सभी संसाधनों का पूर्ण रोजगार। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, त्वरक माप करता है। अब देखिए यहां से 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है, त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया और इसे विकसित किसने किया। तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम जो दिया गया था वो दिया गया था अफ्तेलियन के द्वारा, अफ्तेलियन के द्वारा। ठीक है, और त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का जो कार्य किया था वो जेबी क्लार्क ने किया था, जेबी क्लार्क ने किया था, क्लार्क ने किया था। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो त्वरक क्या बताता है? तो त्वरक सिद्धांत उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके द्वारा उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि या कमी से पूंजी वस्तुओं के निवेश में कमी या वृद्धि होती है। अर्थात अपने आप उपभोग में कमी या वृद्धि करते हैं तो इससे जो पूंजी वस्तु का जो निवेश होता है उसमें कमी या वृद्धि होती है, और इसी के मध्य फलनात्मक संबंध को ही त्वरक कहा जाता है। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बोल रहे हैं कि सर जी डेल्टा आई अपान डेल्टा सी, अर्थात जब आपका उपभोग परिवर्तित होता है तो उससे निवेश किस तरीके से प्रभावित होता है। ठीक है, अर्थात जब अपने आप उपभोग को कम या ज्यादा करेंगे तो आपका निवेश भी कम या ज्यादा होता है। इसी की बात त्वरक के अंतर्गत कही जाती है, और त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन ने दिया था और विकसित जेबी क्लार्क ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा डेल्टा आई ये किसको डिनोट करेगा? निवेश को, और डेल्टा सी उपभोग को डिनोट करेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो डेल्टा आई क्या करेगा? निवेश में परिवर्तन की दर को, निवेश परिवर्तन दर को, और सी उपभोग परिवर्तन के दर को, उपभोग परिवर्तन दर को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन ने दिया था, त्वरक की अवधारणा को विकसित किया था जेबी क्लार्क ने। त्वरक होता क्या है? तो त्वरक उपभोग में होने वाले परिवर्तन के कारण निवेश में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करता है, या हम यूं कहें कि जब आपके उपभोग में परिवर्तन होता है तो आपका निवेश किस तरीके से परिवर्तित होता है, इसी की बात त्वरक करता है। अब इजी सी बात है कि भैया अगर जो अपने उपभोग को आप बढ़ाएंगे तो आपका निवेश कम होगा, और अगर जो अपने उपभोग को कम करेंगे तो आपका निवेश बढ़ेगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पे आधारित है? अभी बात हो रही थी, क्या उत्तर आ रहा है भाई? रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? इजी सी बात है, अभी मैं आपको बता रहा था कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया भैया, या किन सिद्धांतों को कहा जाता है? तो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, जेबी से पीगू, ये लोग क्या कहे? ये लोग ये कहे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अर्थात जो भी प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है इनका पूर्ण रूप से उपयोग करके हम अपने उत्पादन को अधिकतम कर चुके हैं।
पूर्ण प्रतियोगिता है, जाहिर सी बात है भैया, जब अर्थव्यवस्थाएं खुली हैं, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो पूर्ण प्रतियोगिता तो होगा ही होगा। और तीसरा, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दो आधारशिला को दर्शाता है? खूबसूरत सा प्रश्न है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दो आधारशिला को कौन दर्शाता है, बेसिकली आपको ये बताना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? ठीक, बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, और कोई? चलिए, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की दो आधारशिला सिद्धांत की अगर जो हम लोग बात करें, तो सबसे पहले आप किसको पढ़ते हैं? जेबी से साहब को। तो जेबी से साहब क्या करते हैं? जेबी से साहब क्या कहते हैं? तो जेबी से साहब ये कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, स्वयं करती है। ठीक है। उसके बाद मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसने दिया? फीसर ने दिया था। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसने दिया था? फीसर ने दिया था। फीसर ने क्या कहा था? फीसर ने कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण जो कीमत स्तर होगा उसमें 2 गुने की वृद्धि होगी, और जो मुद्रा की वैल्यू होगी, जो मुद्रा का मूल्य होगा, वो हाफ हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। ठीक है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दो आधारशिला सिद्धांत जो हैं, वो एक जेबी से का नियम है और दूसरा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है। क्योंकि जेबी से साहब कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, और फिशर साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी और मुद्रा की जो वैल्यू होगी वो आधी हो जाएगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। किसने कहा कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। जेबीसी ने बोला कि ठीक है, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, लेकिन किसने बोला कि नहीं भैया, पूर्ति अपने मांग का सृजन नहीं करती है, मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है? ये बात किसने कही थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए भाई, भास्कर पांडे जी, नौशाद अली जी, भगवंती जी, प्रतिमा जी, ज्योति चौरसिया जी, कांता प्रसाद जी, सदानंद जी, दीपक शर्मा जी, अंजू मौर्य जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सुनीता गुप्ता जी, अर्षिता जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है? बाजार नियम की मान्यता नहीं है, ये देखना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है ना, तो ये तो कहे थे ना कि भैया खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से के बाजार नियम की कौन सी मान्यता नहीं है? तो से साहब ने क्या बोला था? से साहब ने बोला था कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, और पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, दीर्घकाल की बात करते हैं, संग्रह के अभाव की बात करते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, आसान सी बात है, मैं बहुत देर से यही बात आप लोगों को बता रहा हूं। अगला प्रश्न ये रहा कि वास्तविक समग्र मांग एवं वांछित समग्र मांग के बीच के आधिक्य को क्या कहा जाता है? खूबसूरत सा प्रश्न है, ठीक है, इजी सी बात है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो अब देखिए, इसके लिए आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा। इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को भी जानना होगा और आपको किन्स को भी जानना होगा। क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में, देखिए क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखिए भैया, हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन है, हम अपने संसाधनों का प्रयोग करके पूर्ण रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, पूर्ण रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, पूर्ण रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात हमारे देश में जो भी प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, इनका पूर्ण रूप से प्रयोग करके हम उत्पादन को अधिकतम कर चुके हैं।
अब ना अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, ना ही अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो किन्स साहब स्फीतिक अंतराल की अवधारणा देते हैं और किन्स साहब कहते हैं कि अरे भैया, आप बोल दिए कि ठीक है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है, लेकिन वास्तविक जगत में लाखों लोग ऐसे हैं जो प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। और वहीं लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनको उनके कार्य के हिसाब से मजदूरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से आपका पूर्ण रोजगार है? और चलिए ठीक है, उसके बाद किन्स ने बोला कि देखिए अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, जैसा कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बोल दिया। अब जब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बोल दिया कि पूर्ण रोजगार है, इसका मतलब उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन किन्स साहब ये कहते हैं कि अरे भैया, आप उत्पादन को नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन आप जनसंख्या को तो रोक नहीं सकते हैं ना। आपकी जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। जब आपकी जनसंख्या बढ़ेगी और यहाँ पे आप पूर्ण रोजगार की स्थिति में विद्यमान है, अर्थात आपका उत्पादन यहीं पे अब क्या है, यहीं पे बंद हो जाता है, उत्पादन को इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तो ये मांग भी तो बढ़ेगा ना, मांग भी बढ़ेगा ना। तो ये जो एक्स्ट्रा मांग बढ़ रहा है, यही क्या होगा, यही होगा आपका स्फीतिक अंतराल। ठीक है, तो समग्र मांग और वांछित समग्र मांग के बीच के आधिक्य को ही स्फीतिक अंतराल बोलते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। आपके पेपर में एक प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाता है, थोड़ा आराम से करिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहां से एक प्रश्न कोई भी पेपर आप उठा लेंगे तो 100% डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करिए, क्लास आपकी है। सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजेनबरी क्या बोलते हैं, भूल गए कि याद है? बताइए कमेंट करके सभी लोग, ड्यूजेनबरी साहब क्या कहते हैं। चलिए मैं ड्यूजेनबरी बता रहा हूं, बाकी आप बताइएगा। ड्यूजेनबरी सापेक्ष आय परिकल्पना में बोलते हैं कि एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है। इस चक्कर में गरीब व्यक्ति अपने आय का एक बड़ा भाग उपभोग कर देता है, और जब गरीब व्यक्ति बड़े आय का उपभोग कर देता है तो उसकी बचत क्षमता जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, और जब बचत क्षमता कम हो जाती है तो वो उसकी आय कम हो जाती है, और आय कम हो जाती है तो वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद अगर जो हम लोग बात करें पूंजी स्टॉक समायोजन की बात कौन करता है, तो वो मैथ्यूज साहब करते हैं। पूंजी स्टॉक समायोजन मॉडल किसने दिया था, तो वो मैथ्यूज ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, मैथ्यूज ने दिया था। उसके बाद अगर जो बात करें NAIRU की अगर जो हम लोग बात करें तो ये मॉडल किसने दिया था, फ्रीडमैन ने दिया था। और क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुडसॉ कैसल ने दिया था, जिसके अंतर्गत दो देशों की आंतरिक मुद्राओं की क्रय शक्ति का माप इन्होंने बताया। अगला, कि मिल्टन फ्रीडमैन की अस्थाई आय परिकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए भैया, फ्रीडमैन साहब की अस्थाई आय परिकल्पना आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो थियरी पढ़िए, बिना थियरी पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारी चीजें करवाई जा रही हैं, ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करिए, थियरी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, टेस्ट दीजिए, सारी चीजें वहां पे दी जा रही है। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, कहाँ से प्रश्न बनेगा यार, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि मिल्टन फ्रीडमैन की अस्थाई आय परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अब अगर जो आप फ्रीडमैन को पढ़े होंगे तो फ्रीडमैन साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। फ्रीडमैन साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। इनका कहना यह होता है कि देखिए भैया, जो अस्थाई आय होती है ना, जो आपकी अस्थाई आय होती है, अस्थाई आय का मतलब आप समझ ही सकते हैं। जैसे अस्थाई का मतलब ये होता है कि आप महीने की नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी मान लीजिए कि 50,000 रुपए है, तो ये तो आपकी महीने की इनकम हो गई। लेकिन अस्थाई आय का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी एक दिन 5,000 रुपए आप पा गए। तो फ्रीडमैन का ये कहना था अस्थाई आय परिकल्पना के अंतर्गत कि जब व्यक्तियों को अस्थाई आय मिलता है ना, तो उस आय को वो बचत कर लेते हैं, अर्थात उसकी सेविंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा
कि मिल्टन फ्रीडमैन की अस्थायी आय परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन यह है कि अस्थायी आय में सभी वृद्धियां बचत में जाती हैं। अगला प्रश्न कि किस द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग निर्भर करता है? चलिए भैया, अब इस प्रश्न को थोड़ा आराम से करिएगा, आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत करते हैं, बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। प्रश्न बहुत आसान है लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर, तो किन्स साहब ने क्या कहा सर? तो किन्स साहब ने ये कहा कि एक देश जो है ना, वो किन वस्तुओं की मांग कर रहा है, इसके पीछे आय जरूरी होता है, जनसंख्या जरूरी होता है, उस देश की रुचि, आदतें और प्रवृत्ति, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। जैसे भारत है ना, तो भारत की उपभोग मांग क्या है? अगर जो हम आपसे ये कहें कि भारत की उपभोग मांग क्या है, भारत के लोग किस तरीके से अपने उपभोग की मांग करते हैं, अर्थात किस तरीके से वस्तुओं की मांग करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर जी हमारी रुचि लैपटॉप में है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में है, इसलिए हम लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मांग करते हैं। हमारी आदत है, हमारी प्रवृत्ति है कि भैया हमारी आदत है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को चलाएंगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। आपकी इनकम, आपकी जो आय होती है, अगर जो आपकी आय ज्यादा होगी तो आप क्या करेंगे? अगर जो आपकी आय जो है वो ज्यादा होगी तो आप मांग को ज्यादा करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ अगर जो आपकी आय कम होगी तो आप अपने मांग को कम करेंगे। इजी सी बात है। आपकी जनसंख्या भी डिपेंड करेगी कि आपके देश की मांग कैसा होगा। अगर जो आपकी देश की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोग पैदा होंगे, तो वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ बात ये भी ठीक होगी कि आपके देश की जब जनसंख्या में कमी आएगी तो आप वस्तुओं की मांग को कम कर देंगे, क्योंकि जब लोग रहेंगे ही नहीं तो मांग किस चीज का करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि यदि उपभोग फलन C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y है और विनियोग अर्थात I इज इक्वल टू 50 है, तो संतुलित आय का स्तर क्या होगा? अब यहाँ पे अगर जो आप किन्स को पढ़े हैं ना, तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। किन्स साहब ने क्या बोला? किन्स साहब ने कहा कि एक व्यक्ति की जो आय होती है ना, वो बराबर होती है उपभोग प्लस बचत के, उपभोग प्लस बचत के। अर्थात अगर जो आपके पास 100 रुपए इनकम है, ठीक है, तो 100 रुपए इनकम है, तो उसमें से मान लीजिए कि 80 रुपए आपने उपभोग कर लिया और आपने 20 रुपया बचत कर लिया, तो ये जो आपने 20 रुपया बचत किया है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका निवेश हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? निवेश हो जाएगा। अर्थात किन्स ने क्या बोला कि C इज इक्वल टू वाई प्लस आई, ठीक है, अर्थात उपभोग सॉरी y इज इक्वल टू C प्लस आई, अर्थात आपकी जो कुल आय है वो उपभोग प्लस बचत C प्लस S, ठीक है, उपभोग प्लस बचत के बराबर होगी, और जो आपकी बचत होगी वो आय के बराबर होगी, अर्थात निवेश के बराबर होगी। अब चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो कुल आय इज इक्वल टू क्या होगा? किन साहब ने क्या बोला? बोला कि देखिए भैया आपकी कुल आय क्या हो जाएगी, तो कुल आय इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? तो कुल आय y इज इक्वल टू C प्लस आई, यही तो होता है ना, यही तो मैं बता रहा हूं कि S जो होता है y के बराबर होता है। तो अब देखिए, चूंकि y का मान यहाँ पे क्या दे दिया गया है, y का मान यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे y इज इक्वल टू C0 प्लस CY प्लस I, ऐसे भी लिख सकते हैं, y को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको फॉर्म पता चल गया। अब जब हमको फॉर्म पता चल गया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 प्लस 0.8y प्लस 50, 0.8y प्लस 50, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा और आप जोड़ घटाना कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे, तो आपका जो उत्तर होगा वो 750 चला आएगा। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा जोड़ घटाना तो आप भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा
कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो अगर जो मान लीजिए कि आपकी अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई निवेश हो ही ना, जैसे आपने देखा कोविड के समय में जब मांग कम हो गई तो सारी फैक्ट्रियां लगभग बंद हो गई कि भैया अब कोविड के बाद हम उत्पादन करेंगे, क्योंकि हमारी वस्तुओं की मांग ही नहीं है मार्केट में, तो हम उत्पादन करके क्या करेंगे। लेकिन फिर भी अगर जो आपकी अर्थव्यवस्था में सभी निवेश शून्य हो जाए तो भी आपकी राष्ट्रीय आय शून्य नहीं हो सकती है। क्यों नहीं शून्य हो सकती है? क्योंकि आप उपभोग तो करेंगे ना, आप रोटी खाएंगे, आप चावल खाएंगे, आप दाल का उपभोग करेंगे, आप तेल का उपभोग करेंगे, आप नमक का उपभोग करेंगे, आप कपड़ा तो पहनेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में अगर जो कुल निवेश भी शून्य हो जाता है तो भी आपके देश में राष्ट्रीय आय शून्य नहीं होगी, क्योंकि आप उपभोग करेंगे। और अगर जो आप उपभोग करेंगे तो इसका मतलब कि आप आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। और अगर जो आर्थिक क्रियाएं क्रियाशील है अर्थव्यवस्था में तो ये राष्ट्रीय आय कभी भी शून्य हो ही नहीं सकती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि आय वितरण में असमानता होने से निम्न आय वर्ग के लोग उच्च आय वर्ग के उपभोग के फलस्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करते हैं से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना यानी बचत प्रवृत्ति में कमी होना स्वाभाविक है। ये बात किसने कही थी? खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। क्या हुआ भाई, इतना जैसे जैसे एग्जाम करीब आते जा रहा है, क्या हुआ? कोई दिक्कत किसी को? संख्या कम लग रही है आज, परीक्षा करीब आ रहा है फिर भी संख्या कम लग रही है आज, ऐसा क्यों है? शायद छुट्टी थी एक दिन की, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि सर जी छुट्टी पे है। छुट्टी पे नहीं है, अब क्लासेस शुरू हो गई, नए उत्साह नए ऊर्जा के साथ अब हम लोगों को लग जाना है ना। सो डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। ड्यूजेनबरी साहब ने सापेक्ष आय परिकल्पना दी थी। कौन सी परिकल्पना इन्होंने दिया था? कौन सा सिद्धांत दिया था? सापेक्ष आय परिकल्पना। सापेक्ष आय परिकल्पना इन्होंने दिया था। और इसी सापेक्ष आय परिकल्पना में इन्होंने ये बताया था कि एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है। जैसे एक अमीर व्यक्ति के पास कार है, उसकी इनकम लाखों रुपए महीने की है, लेकिन फिर भी उसका पड़ोसी जो गरीब है वो कहेगा कि हम भी उसी की जैसा कार खरीदेंगे। तो एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे चक्कर में गरीब अपनी आय का एक बड़ा भाग उपभोग कर जाता है। और जब अपने बड़ा भाग का उपभोग कर जाता है तो उसकी बचत में कमी आ जाती है। जब उसके बचत में आ जाती है, जब उसकी बचत में कमी आ जाती है तो जाहिर सी बात है भैया कि जब बचत में कमी आ जाएगी तो उसका आय कम हो जाएगा। और जब उसका आय कम हो जाएगा तो वो क्या होगा? गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा, गरीबी के कुचक्र में, गरीबी के कुचक्र में फंस जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि दिए हुए कुल विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से क्या होगा? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि दिए हुए कुल विनियोग व्यय में, विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में, अब इजी सी बात है। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपए आप निवेश करने के लिए रखे, लेकिन अब इस 100 रुपए में से आप बचत कर लेते हैं 90 रुपए का, ठीक है। मान लीजिए कि विनियोग के लिए 100 रुपए आपके पास है, लेकिन आप जो बचत है, जो आपकी सेविंग है, जो देखिए विनियोग के लिए आपके पास कितना पैसा है, मतलब मान लीजिए कि आपकी आय अगर जो 100 रुपए है, 100 रुपए आप विनियोग कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपए में से मान लीजिए आप 90 रुपए बचत कर लेंगे। तो 90 रुपए बचत करेंगे तो विनियोग करने के लिए आपका 10 ही रुपया होगा ना। अर्थात जब आप अपने बचत को बढ़ाएंगे तो आपकी निवेश क्षमता कम हो जाएगी, और जब आपकी निवेश क्षमता कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है
कि आप निवेश कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो आप कम लाभ कमाएंगे, और अगर जो आप कम लाभ कमाएंगे तो आपकी आय में कमी आ जाएगी। इजी सी बात है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि आय में गिरावट आएगी, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, बात समझ में आ गई ना कि कुल विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि। तो मान लीजिए कि आप अपने बचत को जब बढ़ाएंगे तो आप पैसा डंप करके अपने जेब में रख लेंगे, जब जेब में पैसा रख लेंगे तो आपका निवेश कम हो जाएगा, उस पैसे को आप निवेश नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे तो कम उत्पादन होगा, कम उत्पादन होगा, कम लाभ मिलेगा, कम लाभ मिलेगा तो आपकी आय में कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि कॉल्डोर अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में किस बात का प्रयोग करते हैं। चलिए भैया, खूबसूरत सा प्रश्न है, कॉल्डोर साहब से बहुत बार ये पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, थोड़ा आराम से करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इकोनॉमिक्स की आप लोगों की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में कराए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। इकोनॉमिक्स के बिल्कुल अलग अलग बैच हैं, और अलग अलग बैच में आपको सिलेबस के अनुसार सारे कंटेंट यूनिट वाइज कराए जा रहे हैं। लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब एक बार जब तक आप ठीक तरीके से सिस्टमेटिक वे से थियरी को पढ़ नहीं लेंगे तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन आपके दिमाग में विद्यमान होते हैं। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारी थियरी पढ़ाई जा रही है, कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ कि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ आप नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट भी आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। प्रश्न कहाँ से बनेगा भाई, सब कुछ कवर होने वाला है। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई। कॉल्डोर अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में प्रयोग करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, निकोलस कॉल्डोर इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, ठीक है, ठीक है, इन्होंने कहा कि नियोजित बचत और निवेश का अंतर ही क्या करता है कि व्यापार चक्र को लेकर के आता है। एक लाइन की बात समझ लीजिएगा, इन्होंने कहा था कि जो आपका बचत होगा और जो आपका विनियोग होगा ना, यही आपके व्यापार चक्र को प्रभावित करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा कि व्यापार चक्र को लेकर के आता है, परंतु चक्र तभी संभव होता है जब बचत और निवेश क्या होते हैं, वन लाइनर होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र जिन चरणों से होकर के गुजरता है उसका सही अनुक्रम क्या है। क्या उत्तर, सारी परीक्षाएं होंगी, सब परीक्षाएं समय से होंगी, बहाना नहीं ढूंढिए, है ना, अपने तरफ से पूरा तैयार रहिए, बहाना नहीं ढूंढिए ना पढ़ने की, ठीक है, ना पढ़ने का बहाना नहीं ढूंढिए। क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि एग्जाम डेट आएगा और एग्जाम डेट जब आ जाएगा तब हम तैयारी करके सिलेक्शन ले लेंगे, तो एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी करके सिलेक्शन कितना हद तक मिल सकता है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो मेहनत ज्यादा कर रहा है, जो प्रश्न को ज्यादा देख रहा है, जो थियरी को ज्यादा पढ़ रहा है, आपसे ज्यादा जो पढ़ रहा है वो आपसे अच्छा करके आएगा पेपर में, है ना। कोई भी स्टूडेंट ना ही बहुत ज्यादा, लोग बोलते हैं ना कि बहुत तेज है या चाहे बड़ी कमजोर है,
कोई बहुत तेज नहीं होता है, कोई बहुत कमजोर नहीं होता है। तेज वो होता है जिसने ज्यादा समय दिया है पढ़ाई पे। ठीक है, आप पढ़ाई पे समय दीजिए, आप पढ़ाई पे समय दीजिए, आप देखिए आप ही कुछ दिनों बाद ये सारी चीजें आपको आने लगेंगी, दुनिया कहने लगेगी यार ये बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन जब आप समय ये नहीं देंगे, आप पढ़ेंगे ही नहीं, आप व्यापार चक्र किसने दिया था ये जानते ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा ना। कमेंट करके बताइए सभी लोग कि व्यापार चक्र की अवधारणा किसने दिया था। व्यापार चक्र की अवधारणा जो सामने प्रश्न है, ये अवधारणा किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो कोई भी बहुत ज्यादा तेजू खाऊं और कोई बहुत ज्यादा मंदबुद्धि नहीं होता है, जो जितना समय देता है उसका उतना होता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? ठीक है, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में क्या होती है? अर्थव्यवस्था में सबसे पहले होती है मंदी। अर्थव्यवस्था में सबसे पहले क्या होती है? यहाँ पे होती है मंदी। मंदी में क्या होता है कि मांग और पूर्ति दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है। अर्थव्यवस्था में कोई भी आर्थिक प्रणाली क्रियाशील नहीं होती है। परंपरागत समाज होता है, समाज बस जीता है, खाता है और सोता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर्थिक क्रियाएं नहीं होती है, आर्थिक इनोवेशन नहीं होता है। लेकिन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन अर्थात प्रत्यव स्फीति। यहाँ पे ठीक है, प्रत्यव स्फीति, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है। ये क्या होता है? प्रत्यव स्फीति। अब देखिए इसको एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से दिया जाता है। अब उन सभी शब्दों को ध्यान में रखना होगा आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मुद्रा स्फीति आता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मुद्रा स्फीति आता है, मुद्रा स्फीति आता है। और फिर नीचे क्या आता है? फिर नीचे विस्फीति आ जाता है। नीचे क्या आता है? विस्फीति आ जाता है। और यहाँ पे सामान्य कीमत स्तर होता है। ठीक है, फिर नीचे क्या होता है? विस्फीति आ जाता है, विस्फीति आ जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, मंदी, प्रत्ययस्फीति, मुद्रास्फीति और विस्फीति अर्थात। ठीक है, हाँ, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, अर्थात अवसाद, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्न व्यापार चक्र सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गुणक त्वरक अंतःक्रिया व्यापार चक्र के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? और देखिए ये सारे प्रश्न है ना, ये डायरेक्ट आपको पेपर में मिल सकते हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्ट पेपर में मिलने वाले प्रश्न है ना, हूबहू मिलने वाले ये प्रश्न। आप कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर उठा करके देख लीजिए, हमारी कोई भी आप 50 से 100 क्लास यूट्यूब पे कर लीजिए। 100 क्लास आप अगर जो हमारी यूट्यूब पे ठीक तरीके से कर लिए, फिर आप जाइए कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित पेपर उठा लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं से मिल जाएंगी। क्योंकि हम लोग इतना करते हैं यार, किन्स बदलेंगे नहीं, मार्शल बदलेंगे नहीं, रिकार्डो बदलेंगे नहीं, ये लोग कहाँ बदलेंगे? इनसे कभी प्रश्न बदल सकता है, मांग का नियम बदल सकता है, बाजार की अवधारणा, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, सारी चीजें यहीं से पूछी जाती हैं। तो बस मेहनत करिए ईमानदारी से, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा, कंटेंट देना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। डी के अलावा कोई और है कि निम्नलिखित व्यापार चक्र सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गुणक त्वरक अंतःक्रिया व्यापार चक्र के सिद्धांत से के नाम से जाना जाता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए किस पुस्तक में इन्होंने दिया था। कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है अ कंट्रीब्यूशन थियरी ऑफ द ट्रेड साइकिल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अ कंट्रीब्यूशन थियरी ऑफ द ट्रेड साइकिल, ये कब दिया गया? ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1950 में प्रकाशित हुआ था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, थियरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ग्रेसम का नियम। बार बार पूछा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है,
ये सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया है? चलिए भाई बताइए आज। चलिए कि ग्रेसम का नियम व्याख्या करता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब बताइए, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग द्वारा असत्य कथन चुनिए। आप जब पेपर में बैठिएगा तो मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा और इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं पढ़ते हैं और जब इस बात को नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं मिल पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं, 10-12 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पे या तो हाँ होता है या तो नहीं होता है, या तो सत्य होता है या तो असत्य होता है। अगर जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो कई सारे प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो देखिए, ग्रेसम का नियम व्याख्या करता है ठीक है, ठीक है, ये ब्रिटेन की जो महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ, उन्हीं के सलाहकार थे। ठीक है, उन्हीं के सलाहकार थे सर टॉमस ग्रेसम। ठीक है, एलिजाबेथ के ये क्या थे? सलाहकार थे और इनका पूरा नाम था सर टॉमस ग्रेसम। और सर टॉमस ग्रेसम ने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। और ये जो दोनों स्टेटमेंट दिया गया है ये दोनों असत्य है, इन दोनों स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी ए और दो दोनों असत्य है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ग्रेसम साहब का पूरा नाम क्या था? सर टॉमस ग्रेसम, जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके ये आर्थिक सलाहकार थे और उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया कि बाजार में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। जैसे कि आप देखते हैं, अगर जो आपके पास, आसान भाषा में समझ लीजिए कि आपके पास अगर जो 10 रुपए की 2 नोट है तो जो पहले थोड़ी घिसी पीटी नोट होती है उसी को आप मार्केट में देते हैं, अर्थात बुरी मुद्रा को आप पहले देते हैं, अच्छी मुद्रा को आप अपने पास रख लेते हैं। इट मीन्स कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि मुद्रा की पूर्ति 500 रुपए है और नाममात्र आय 3000 है तो मुद्रा की गति क्या होगी? देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न आ गया। इस प्रश्न को आप करके जाएंगे तो हजारों छात्रों से आप कंपटीशन में आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं करके जाएंगे तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाएंगे। ये सब प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन दिलवाते हैं। ये बात सबको पता है कि अगर जो लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग अपने उपभोग को भी बढ़ाएंगे। ये बात सबको पता है कि कीमत और मांग में कैसे संबंध होता है। वो आसान से प्रश्न तो सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही होता है जो इस प्रकार के प्रश्नों की ठीक तरीके से प्रैक्टिस करे, मेहनत करे और इनको भी ध्यान में रखे। क्योंकि यहाँ से अगर जो इस तरीके से 2 4 5 10 प्रश्न आ जाते हैं तो फिर क्या होती है, मुश्किल उन लोगों को मुश्किल बहुत होता है जो लोग कभी इस पे ध्यान दिए नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे आपको क्या जानना चाहिए कि मुद्रा की गति आपको निकालनी है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे थोड़ा सा कि मुद्रा की गति का फॉर्मूला क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मुद्रा की गति का फॉर्मूला क्या होता है। मुद्रा की गति का फॉर्मूला क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, अपान क्या होगा? मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति। अब बताइए सर, अब बताइए क्या उत्तर आएगा? अब बताइए क्या उत्तर आएगा? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। चलिए, तो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात आय कितना दिया गया है? 3000 दिया गया है। तो 3000 बटा मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की पूर्ति कितनी है? 500। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, आज 6 25 30 हो जाएगा। मतलब मुद्रा की गति क्या होगी? 6 होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि मुद्रा की पूर्ति आपको दी गई हो
अगर घरेलू सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी दिया गया हो और मुद्रा की गति आपसे पूछे तो मुद्रा की गति का फार्मूला ये होता है कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी अपान मुद्रा की आपूर्ति अर्थात 3000/500 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सभी लोग यार लाइक शेयर तो कर दीजिए। एक प्रश्न 100% डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्शल से, पीगू से, रॉबर्टसन से, किन्स से एक नहीं कई पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से करिए, इनके समीकरण को देखिए, बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे एडमिशन नहीं लिए हैं, आप यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के वहां पे पढ़ सकते हैं। सिंपल सटीक भाषा में सारी चीजें आपको करवाई जा रही हैं। बस एप्लीकेशन पे जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं ठीक तरीके से फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कोर्स आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ मिलता है, आराम आराम से वहां पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम आते आते सब कुछ कवर हो जाएगा, बशर्ते मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिखने से कतराते हैं, है ना। और इसमें से बहुत सारे लोग हमारी बात से सहमत भी होंगे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी हमको बहुत भूलने लगा है। तो भूलने क्यों लगा है? क्योंकि आपने लिखना कम कर दिया है ना। आप अगर जो आप स्टूडेंट हैं तो कम से कम यार 2-4 पन्ना तो रोज लिखना ही चाहिए आपको, 2-4 पन्ना तो रोज लिखना ही चाहिए, क्योंकि एक बार लिखना और 8 बार पढ़ना बराबर होता है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट एप्लीकेशन पे, हालांकि मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स में वहां पे अपनी हैंड राइटिंग का आपको पूरा नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब भी आपको मौका मिलता है ज्यादा मत लिखिए। 40 मिनट से 50 मिनट एक दो टॉपिक देख करके खूबसूरत तरीके से एक नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, सारी चीजें वहीं से आपको मिल जाएंगी, है ना। तो लिखने की आदत जरूर डालिए। बहुत सारे लोग हैं जो लिखते ही नहीं है, और लिखते नहीं है तो कहते हैं कि भैया हमारी तो यादाश्तें खत्म हो रही है, हमको तो याद ही नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, बस आपने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या कर दिया है, थोड़ा आलसी बना दिया है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं ला रहा हूँ, एक्सप्लेन भी मैं कर रहा हूँ। इसमें सच सच बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो कापी पेन पास में लेके बैठे हैं। मैं रोज आप लोगों से कहता हूँ कि कापी पेन पास में लेकर के बैठिए। देखिए, सफल होना है तो कई तरीके की रणनीति अपनानी पड़ेगी, कई तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको आपके घर पे आके कोई बताएगा नहीं कि तुम इस तरीके से पढ़ो या तुम इस तरीके से पढ़ो तब तुम सक्सेस हो जाओगे या तब तुम सक्सेस हो जाओगी। आप खुद से एनालाइज करिए क्या क्या किया जा सकता है, उन सारी चीजों को करिए यार, तभी मजा आएगा, है ना, तभी मजा आएगा। थोड़ा सा इनोवेटिव बनिए, लिखिए जरूर, लिखिए जरूर। एक बात समझ लीजिए, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ, क्या उत्तर होगा कि मार्शल साहब ने कौन सा समीकरण दिया? तो P इज इक्वल टू के वाई अपान एम, P इज इक्वल टू के वाई अपान एम। ठीक है, पीगू साहब की बात करें तो पीगू साहब क्या बोलते हैं? के आर अपान एम, के आर अपान एम। रॉबर्टसन की बात करें तो रॉबर्टसन साहब क्या बोलते हैं? एम इज इक्वल टू पी के टी। और किन साहब क्या बोलते हैं? एम इज इक्वल टू पी के। ठीक है, इतनी बातें आई होप कि आपको पता होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो कुछ है नहीं, ठीक है, फिर भी सुमेलित कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का फीसर का संशोधित समीकरण है। अच्छा सा प्रश्न है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। अब आपको रट्टा होना चाहिए। आपको मुद्रा का परिमाण सिद्धांत तो आप भूल ही नहीं सकते। फीसर का तो आप, अगर जो फीसर आपको नहीं आते हैं तो आप मुद्रा समझ ही नहीं पाएंगे, पूरा मुद्रा में आप गोल हो जाएंगे। क्यों गोल हो जाएंगे? क्योंकि फीसर साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। फीसर साहब देखिए, पहले हम ये बात करते हैं कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसने दिया था? फीसर ने दिया था। फीसर साहब ने जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने सबसे पहले मूल समीकरण प्रस्तुत किए थे। मूल समीकरण प्रस्तुत किए थे तो फीसर का जो मूल समीकरण था वो क्या था? फीसर का मूल समीकरण जो था वो था एम भी इज इक्वल टू पी टी, एम भी इज इक्वल टू पी टी। और एम भी इज इक्वल टू पी टी में इन्होंने बताया कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने के कारण
चूंकि अब मांग भी बढ़ेगी। अब बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का मतलब क्या होगा। तो जैसे 50,000 करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था में डाल दिया गया, तो वो 50,000 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति के पास थोड़ी होगा। वो धीरे धीरे कुछ श्रमिकों के पास चला जाएगा, कुछ दुकानदारों के पास चला जाएगा, वो धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब सबके पास पैसा आएगा तो मुद्रा की पूर्ति सबके पास बढ़ जाएगी। तो सबके पास पैसा आएगा तो सभी लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, और मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो भी वो बहुत सारे वस्तुओं की मांग करता है, लेकिन क्या उत्पादन कोई बढ़ा पाएगा? क्या उत्पादन सभी लोग करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन उत्पादन कोई नहीं बढ़ा सकता है। तो जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है तो लोग अपने मांग को बढ़ाते हैं, और मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी और उसकी पूर्ति कम होगी तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। और फिशर साहब का ये कहना था कि वस्तु की कीमत में 2 गुने की वृद्धि होती है, और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मुद्रा की जो वैल्यू होती है, मुद्रा का जो मूल्य होता है वो हाफ हो जाता है, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। लेकिन अब इनकी आलोचना लोग कर देते हैं। फिशर साहब की जैसे फिशर साहब ने कहा कि देखिए भैया, अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर दोगुना होगा और मुद्रा की वैल्यू आधी हो जाएगी। लेकिन जब बाद में अर्थशास्त्री आते हैं तो कहते हैं कि अरे सर, आपने तो कहा कि ठीक है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर दोगुना और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा? इस बात को फिशर साहब ने प्रूफ नहीं किया। इसी वजह से फिशर साहब की आलोचना भी की जाती है कि फिशर साहब ने ये बात तो कह दिया कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर दोगुना और मुद्रा का मूल्य आधा होगा, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि किस तरीके से एकदम एक्यूरेट दोगुना होगा और वैल्यू कम होगी। कीमत दोगुना कैसे होगा और मुद्रा की वैल्यू आधी कैसी होगी? इस मेजरमेंट पे इनका विवाद हो गया और यहीं पे इनकी आलोचना कर दी गई। और उसके बाद फिशर साहब का जो संशोधित समीकरण था, वो क्या था? m डैश v डैश प्लस एम भी इज इक्वल टू पीटी। ठीक है, m डैश v डैश एम भी इज इक्वल टू पीटी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि संशोधित समीकरण क्या है, तो पीटी इज इक्वल टू एम भी प्लस एम डैश v डैश, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि फिशर के समीकरण में एम भी प्लस एम डैश v डैश में m क्या व्यक्त करता है? कॉपी पेन हो तो लिखिए, आज मैं लिखवा रहा हूं, कुछ आपको अच्छा लिखवा रहा हूं जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ लोगों को ये भी नहीं। अच्छा चलिए अभी मैं बताऊंगा। ठीक, क्या उत्तर होगा भाई? पीटी क्या इंडिकेट करता है? पीटी क्या बताता है? बताओ यार, पीटी क्या इंडिकेट करता है फिशर के समीकरण में? बताइए आप लोग। ठीक है, तो पीटी जो है वो मुद्रा की पूर्ति को और एम भी प्लस एम डैश भी डैश मुद्रा की मांग को बताता है, जिसमें एम जो है, एम क्या इंडिकेट करता है सर? एम जो है वो एम इंडिकेट करता है वैध मुद्रा की कुल मात्रा। ठीक है, वैध मुद्रा की कुल मात्रा को लिख लीजिए, बार बार पूछा जाता है यहां से। भी क्या इंडिकेट करता है? तो भी इंडिकेट करता है वैध मुद्रा का चलन वेग। ठीक है, चलन वेग अर्थात वैध मुद्रा का चलन वेग। उसके बाद एम डैश क्या इंडिकेट करता है? एम डैश जो है वो साख मुद्रा की कुल मात्रा को व्यक्त करता है। ठीक है, साख मुद्रा की कुल मात्रा को बताता है। उसके बाद भी डैश की बात करें तो भी डैश जो है वो साख मुद्रा की चलन वेग को बताता है। साख मुद्रा के चलन वेग को बताता है। पी क्या है? पी क्या इंडिकेट करता है? तो पी जो है वो कीमत स्तर को बताता है। पी क्या बताता है? कीमत स्तर को बताता है। और टी क्या करता है? टी जो है वो व्यापार की मात्रा को व्यक्त करता है। टी व्यापार की मात्रा को व्यक्त करता है। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी पेन हो तो। ठीक है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि एम सर जी, अभी तो आप बताए हैं कि एम वैध मुद्रा की कुल मात्रा को बताता है। ठीक है, तो वैधानिक मुद्रा को, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, कॉपी पेन हो तो लिख लीजिएगा, अच्छा है। मुद्रा भ्रम का विचार सर्वप्रथम
किसने गढ़ा? मुद्रा भ्रम का विचार सर्वप्रथम गढ़ा गया, किसके द्वारा गढ़ा गया भाई बताइए। लाइक शेयर करते रहा करिए। अंजू मौर्य जी, भगवंती जी, ललिता जी, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए मुद्रा भ्रम का मतलब क्या होता है। मुद्रा भ्रम का मतलब ये होता है कि आप अमीर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जो जो हमारी पिछली जनरेशन थी, ठीक है, जो हमारी पिछली जनरेशन थी वो हमसे ये कहती थी कि अरे आजकल की जनरेशन इतना पैसा खर्च कर रही है। एक हमारी जनरेशन थी कि हम लोग 8 आने में पूरा दिन भर अपना खर्च निकाल लेते थे, ठीक है। तो उस समय 1 रुपए की वैल्यू भी कुछ होती थी। 1 रुपए में कई सारी चीजें मिल जाती थी। लेकिन आज 1 रुपए में कुछ मिलेगा? एक चॉकलेट मिल जाए वही बहुत मुश्किल है। लेकिन आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले 1 रुपए में एक नहीं 8-8 चॉकलेट मिल जाता था। आज से 30-35 साल पहले 1 रुपए में 8 चॉकलेट तक मिल जाता था। आज एल्पेनलीबे आप लोगों ने खाया होगा, कितने लोग ने खाया होगा? तो एल्पेनलीबे जो लोग खाए होंगे तो वो कितने का आता था? 50 पैसे का आता था। लेकिन अब देखिए अब उसकी कीमत क्या हो गई? बढ़ गई है। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, एक और अच्छा टर्म बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं आपको जानना चाहिए। ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, ये सब सिंकफ्लेशन किए हैं। सिंकफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी महंगाई बढ़ती है ना तो आप कीमत को नहीं बढ़ाते हैं, आप क्वांटिटी को कम कर देते हैं। जैसे बचपन में देखिए पार्ले जी में 16 बिस्किट आता था और पार्ले जी 4 रुपए का मिलता था। लेकिन अब आप पार्ले जी को देखिए, पार्ले जी ने क्या किया कि पार्ले जी बिस्किट की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि नहीं की। 4 रुपए से अब 5 रुपए में बिक रहा है, बहुत ज्यादा कीमत की वृद्धि थोड़ी है। 30 साल में 1 रुपए बढ़ाए हैं तो क्या बढ़ाए? कुछ नहीं बढ़ाए। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? सिंकफ्लेशन कर दिया। इन्होंने जो 16 बिस्कुट आता था उसको कम करके अब क्या कर दिया? उसमें 10 कर दिया है या 8 कर दिया है या जो भी उन्होंने किया होगा। लेकिन अब उतनी क्वांटिटी में पार्ले जी में बिस्किट नहीं आ रहा है जितनी क्वांटिटी में पहले आता था, ठीक है। तो पहले जो मुद्रा की वैल्यू थी वो ज्यादा होती थी। लेकिन चूंकि जब महंगाई बढ़ी तो महंगाई बढ़ने के कारण जब कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा की वैल्यू में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, ठीक है। और जब मुद्रा, और तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा भ्रम बोलते हैं। मुद्रा भ्रम बोलते हैं कि हमारे जो आज से 30-40 साल पहले के लोग थे वो कहते थे कि हम 8 आने में ये कर देते थे। लेकिन उस समय 8 आने की वैल्यू भी तो थी। अब उनका कोई उनका लड़का है, वो अगर जो स्कूल जा रहा है या अगर जो वो कहीं पे कुछ भी कर रहा है तो अब उसके दिन भर की जो खर्च है वो कम से कम 100 रुपए है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको इस बात का भ्रम है कि हम पहले गरीब थे। पहले गरीब नहीं थे और ये बहुत अमीर नहीं हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि बस मुद्रा की वैल्यू कम हो गई है तो इस वजह से लोगों के पास भ्रम उत्पन्न हो गया है कि हम बड़े अमीर हो गए हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं? फीसर बोलिए ना सर, फीसर बोलिए ना, फीसर बोलिए ना। फीसर साहब ने मुद्रा भ्रम का विचार सर्वप्रथम गढ़ा था। और फीसर साहब ने क्या बोला था? फीसर साहब ने कहा था ना कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा और कीमत स्तर बढ़ेगा तो मुद्रा की वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन से क्या होगा? चलिए अब देखिए, अगर जो आप फीसर को नहीं पढ़े हैं ना तो आप मुद्रा समझ ही नहीं पाएंगे। फीसर को नहीं जानते हैं तो मुद्रा समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। परंपरावादी सिद्धांत की बात हो रही है तो इसमें ये किसने दिया था? फीसर साहब ने दिया था। फीसर साहब मुद्रा का परंपरावादी सिद्धांत दिया था। क्या बोला था उन्होंने? कहा था कि MV इज इक्वल टू PT होती है, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। हालांकि फीसर साहब इस बात को डिस्क्राइब नहीं कर पाए
कि किस तरीके से कीमत में वृद्धि होगी और मुद्रा की वैल्यू आधी कैसे हो जाएगी, इसीलिए इनकी आलोचना भी करते हैं। अब ये तो बात आप समझ गए होंगे कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, और मांग के अनुसार अगर जो उत्पादन नहीं बढ़ता है, पूर्ति नहीं बढ़ता है, तो वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि कीमत में वृद्धि हो गई, लेकिन अब जब कीमत बढ़ता है तो मुद्रा की वैल्यू कैसे गिरती है, मूल्य में ह्रास कैसे आता है। तो जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि 2024 में क्या होता था, 2024 में अगर जो आपके पास 140 रुपए था तो आप 2 किलो दाल खरीद पा रहे थे, क्योंकि दाल 70 रुपए का 1 केजी मिल रहा था, ठीक है, 2024 में। लेकिन जब 2025 की बात आती है तो 2025 में भी आपके पास केवल और केवल, मान लीजिए कि 2025 में भी आपके पास 140 रुपए है, तो अब 2025 में आप केवल और केवल 1 किलो दाल खरीद पाएंगे। क्यों खरीद पाएंगे, क्यों खरीद पाएंगे? क्योंकि दाल की कीमतों में वृद्धि हो गई। अब आपको 2 किलो दाल खरीदना है तो आपको 280 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। 2024 में एक केजी दाल 70 रुपए की मिलती थी। इट मीन्स कि 140 रुपए आपके पास है तो 2 किलो दाल आप खरीद सकते थे। लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ गई, कीमतों में वृद्धि आ गई, तो जब दाल की कीमतों में वृद्धि आ गई तो अब 140 रुपए से केवल और केवल आप एक ही किलो दाल खरीद पाएंगे। तो यही क्या होता है, हाँ, तो इसी तरीके से अगर जो कीमत में वृद्धि होती है तो मुद्रा की वैल्यू में कमी आती है। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? ठीक, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि केवल कीमतें प्रभावित करती है, अर्थात मुद्रा पूर्ति बढ़ता है तो कीमत स्तर दोगुना, मुद्रा की वैल्यू आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि कल्पना कीजिए कि एक देश में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है, अन्य बातें पूर्ववत रहे, तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ेगा तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या उत्तर होगा भाई? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? उसी से प्रश्न है, उसी से प्रश्न है, जिस कॉन्सेप्ट को बार बार मैं आपसे रिवाइज करा रहा हूं उसी से संबंधित ये प्रश्न है, उसी से ये संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि एक देश में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली अपनाया जाता है, कोई भी किसी का हस्तक्षेप नहीं है, अन्य बातें पूर्ववत रहे, तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? अच्छा, कीमत स्तर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति आ रही है, अर्थात महंगाई आ रही है, और जब महंगाई आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि लोग अपने मांग को बढ़ाए हैं और पूर्ति कम है, अर्थात मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जब कीमत में वृद्धि होगी तो मुद्रा के मूल्य में क्या आ जाएगी? कमी आएगी, अर्थात मूल्य ह्रास होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? ये बोलिए ना, बी क्यों बोल रहे हैं? तो देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा के मुद्रा के मूल्य में ह्रास होगा। सो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना यार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि 100 संतरे 5 रुपए प्रति संतरे की दर से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहां पे मुद्रा की कुल मात्रा 125 रुपए है, तो बताइए कि फीसर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष में कितनी बार हाथों से होकर के गुजरेगा? इसी प्रकार के प्रश्न के बारे में अभी मैंने बताया था आपसे। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक, तो क्या है, क्या याद आना चाहिए? एम भी इज इक्वल टू पी टी। इसीलिए मैं बोलता हूं भैया कि अगर जो फीसर को आपने नहीं पढ़ा है तो मुद्रा को आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो एम भी इज इक्वल टू पी टी, जहां पे अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि एम क्या है? कुल मुद्रा की मात्रा है। एम क्या है? कुल मुद्रा की मात्रा है। अभी कुछ देर पहले आपकी कॉपी में मैंने लिखवाया है, देखिए लिखे होंगे। भी क्या है? मुद्रा की चलन गति है। पी क्या है? कीमत स्तर है। टी क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की ये मात्रा को व्यक्त करता है। तो एम बी इज इक्वल टू पी टी, एम बी इज इक्वल टू पी टी फीसर ने दिया। उसके बाद हमको भी निकालना है।
तो V इज इक्वल टू PT अपान M हो जाएगा, PT अपान M हो जाएगा। अब प्रश्न में जो जो चीजें दी गई हैं उसको रख लीजिए। V इज इक्वल टू P कितना दिया गया है, P दिया गया है P प्रति संतरे की दर, ठीक है। P कितना दिया गया है 5, ठीक है। T कितना दिया गया है 100 और M कितना दिया गया है, मुद्रा की कुल मात्रा ये कितना दी गई है 125, 125, 25 बच्चे 125, 25 चौको 100, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, V इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 बार हाथों से होकर के गुजरेगा। अगला प्रश्न, स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो देखिए, जब आपकी अर्थव्यवस्था में, चलिए पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। स्टैगफ्लेशन क्या होता है भाई, बताइए। ठीक, तो स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि स्फीति आती है, अर्थात मुद्रा, एक तरफ अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति बढ़े और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में क्या हो, बेरोजगारी का भी स्तर बढ़े, बेरोजगारी भी बढ़े। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, मुद्रा स्फीति का मतलब क्या हो जाएगा, इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं कि मुद्रा स्फीति का मतलब क्या हो जाएगा, तो मुद्रा स्फीति में क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक है, मूल्य वृद्धि होती है। और बेरोजगारी में वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी में वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है। तो बेरोजगारी में वृद्धि होने का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जो श्रमिक हैं वो उत्पादन से निकल रहे हैं, ठीक है, अर्थात कहीं ना कहीं उत्पादकता का स्तर कम हो रहा है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सतत मूल्य वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए, ये विचार किसने दिया भाई? ये बच्चों वाला प्रश्न है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत को ही मुद्रा का मांग सिद्धांत कहा जाता है, ये बार बार हम लोग पढ़ते हैं जब थियरी पढ़ी जाती है। तो चलिए बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, फ्रीडमैन साहब कहते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टडीज इन द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, इसी में मिल्टन फ्रीडमैन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा का मांग सिद्धांत ही समझना चाहिए। अगला, लीफ कानन प्रक्रिया संबंधित है, लीफ कानन प्रक्रिया किससे संबंधित है भाई, बताइए। लीफ कानन प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई, क्या बोल रहे हैं? बहुत बार बताया हो इस प्रश्न को, गलत नहीं होना चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है? लीफ कानन प्रक्रिया बी बोल रहे हैं ना, शाख सृजन के सिद्धांत से, एक बार नहीं अमूमन मैं रोज इसको बताता ही हूं। अगला प्रश्न, कि बैंक केवल मुद्रा के प्रबंधक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता भी हैं, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया भाई, चलिए बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर किसकी बात बोल रहे हैं, शेयर्स की बात बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर ठीक है भाई, कि शेयर्स ने कहा था, आरएस शेयर्स ने कहा था कि बैंक केवल मुद्रा के प्रबंधक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता भी हैं, अर्थात बैंक केवल मुद्रा का प्रबंधन नहीं करता है, मुद्रा को का ये निर्माता भी होता है, ये बात शेयर्स ने कहा था। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंधित नहीं है? स्फीति से संबंधित, मुद्रा स्फीति क्या होता है? देखिए एक लाइन में मैं बता रहा हूं, आप जिंदगी भर याद रखेंगे, बस शब्दों को मेरे सुन लीजिएगा। मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति का मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स की भाषा में आप जिसे मुद्रा स्फीति बोलते हैं ना, उसे ही हम लोग अपने घरों में बोलचाल में बोलते हैं क्या, महंगाई। जिसे इकोनॉमिक्स में मुद्रा स्फीति बोला जाता है उसे ही हम लोग आम बोलचाल भाषा में कहते हैं कि महंगाई, बड़ी महंगाई आ गई है। और महंगाई कब आती है? जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तभी तो महंगाई आती है। आप 2000 रुपये लेके जाते हैं, एक छोटी सी पन्नी में कोई सामान खरीद के लाते हैं,
तो कहते हैं भैया बड़ी महंगाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, तो महंगाई हो गई, और महंगाई को ही मुद्रास्फीति बोलेंगे। अब वस्तु की कीमत में वृद्धि क्यों होती है? तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने का कारण ये होता है कि जब आप किसी वस्तु की मांग को बढ़ाएंगे, ठीक है, और उस मांग के अनुरूप उस वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ेगा, तो वस्तु की कीमतों में क्या आ जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो आप कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंधित नहीं है? तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। नहीं, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। अभी तो फिशर ने बोला हमसे कि अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मुद्रा की जो मूल्य होगी उसमें कमी आएगी, मुद्रा की वैल्यू में कमी आएगी, मुद्रा की मूल्य में कमी आएगी। और जाहिर सी बात है भाई, सही भी बात है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो मुद्रा की वैल्यू में कमी आएगी। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। अगला चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, सभी लोग लाइक कर दो यार, शेयर कर दीजिए वीडियो को। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अभी आज के सेशन में काफी क्वेश्चन बचा हुआ है ना। तो चलिए, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत में क्या संबंध होता है? तो वही बात फिर हो रही है कि अगर जो आप मुद्रास्फीति जानते हैं तो फिर कहीं कोई समस्या ही नहीं है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। महंगाई कब आती है? महंगाई तब आती है जब वस्तु की कीमत बढ़ती है। वस्तु की कीमत कब बढ़ती है? जब आप वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं और मांग के अनुसार पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो जब कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा की वैल्यू में क्या आती है? कमी आती है, मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। तो मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत में विपरीत दशा में संबंध देखने को मिलता है। ठीक है, अगला कि भारत में निकट वर्षों में मुद्रास्फीति का मुख्य प्रकार निम्न है। निकट वर्षों में भारत में मुद्रास्फीति का प्रकार निम्न है। तो भाई इजी सी बात है, निकट वर्षों में क्या देखने को मिला है? हमारे देश की जनसंख्या अब नंबर 1 हो गई है। तो जब हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया एक शिशु भी पैदा होता है तो बहुत सारे वस्तुओं की मांग करता है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग में भी वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि होगी, मांग के अनुरूप अगर जो पूर्ति नहीं बढ़ेगा तो कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार से कीमतों में हुई वृद्धि को मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं, अर्थात वस्तुओं की मांग में होने वाली वृद्धि के कारण, जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो और उसके कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो उसे मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। और मांग जन्य मुद्रास्फीति कब होता है? जब वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में ज्यादा होती है, उस वस्तु की पूर्ति कम होती है। और ऐसा क्यों होता है कि मांग बढ़ता है? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो पैदा होगा वो उपभोग तो करेगा ना। तो जब मांग बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी लेकिन मांग के अनुसार पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, और इस प्रकार से उत्पन्न स्थिति को मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति को के लिए उत्तरदायी है? तो अब लागत जन्य मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने के कारण वस्तु की कीमत महंगी हो जाती है, तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। उत्पादन लागत में अगर जो वृद्धि हो जाती है, जैसे कच्चा माल हुआ, एक कंपनी जहां से कच्चा माल ले रहा है तो जो कच्चा माल बेच रहा है वो कह रहा है कि अब हमारे पास कच्चे माल की कमी है, हम महंगा बेचेंगे। या उस कंपनी के जो मजदूर है वो कह रहे हैं कि हम मजदूरी ज्यादा लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई, और जब वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई तो एक उत्पादक जाहिर सी बात है कि जेब से पैसा लगा के थोड़ी वस्तु को बेचेगा, तो मार्केट में वस्तु की कीमतों को बढ़ा करके बेचेगा। और इस प्रकार से जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे क्या बोलते हैं? लागत जन्य मुद्रास्फीति, अर्थात वस्तुओं की उत्पादन लागत में जब वृद्धि होती है और इस कारण से वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। जैसे कि कच्चा माल हो गया, मजदूरी हो गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे कि बढ़ती हुई जीवन निर्वाह लागत, सभी लोग का उत्तर ठीक है, अर्थात मजदूर क्या करेगा? अपनी मजदूरी की मांग ज्यादा करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है? चलिए भाई बताइए। मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण बच्चों वाली बात है कि नहीं है? छोटा बच्चा भी बता देगा। मुद्रास्फीति कब आएगा? तो देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सबके पास पैसा आएगा, सबके पास पैसा आएगा तो सबकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी।
जब सबकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो सभी लोग अपने मांग को बढ़ा देंगे, तो सभी लोग अपने मांग को बढ़ा देंगे और मांग के अनुसार उत्पादन उतना वस्तुओं को नहीं होता, अर्थात पूर्ति कम होती है। तो मांग किसी वस्तु की ज्यादा होगी, उस वस्तु की पूर्ति अर्थात उत्पादन कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि कीमतों में वृद्धि होगी। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति का अस्थायी अस्थायी नियंत्रण। तो मुद्रास्फीति कब हम नियंत्रित करेंगे, जब मांग और पूर्ति दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे, तब मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए बताइए, अस्थायी नियंत्रण तो मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोक करके, है ना। जब हम मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि को रोक देंगे तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, क्रय शक्ति भी कम हो जाएगी, क्रय शक्ति कम हो जाएगी, मांग भी कम हो जाएगी, मांग कम रहेगी, मांग व पूर्ति बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन अस्थायी रूप से, हाँ, अस्थायी रूप से ये कारगर नहीं होता है। अगला, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ उपाय क्या है, अर्थात अगर जो आप महंगाई को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर जी मुद्रास्फीति तभी आता है जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो, ठीक है, तभी तो वस्तु की कीमत बढ़ती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसी को तो महंगाई कहते हैं, और महंगाई को तो ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बता दीजिए मुझे, ठीक है, बताइए भाई। तो कैसे भी करके अगर जो हम मांग को और पूर्ति को बराबर कर दें तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी, और जब वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो हम कहेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कंट्रोल हो चुका है, अर्थात सभी स्तर पे उत्पादन को हम बढ़ा देंगे। अगला, कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा भाई, केंद्रीय बैंक क्या करेगा, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, सो इजी सी बात है भैया, प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। तो प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा, प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा, तो जो अर्थव्यवस्था मुद्रा में होगी, जो मुद्रा अर्थव्यवस्था में होगी, अब वो मुद्रा आरबीआई के पास चलाएगा। बहुत बार हमने बताया है कि जब मुद्रा की, ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को कौन से कदम उठाने चाहिए, तो प्रतिभूतियों का विक्रय करना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाए। अगला, कि जब मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच होती है तो वो क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, चलिए तो लिख लीजिएगा, कापी पेन होगा तो मंद मुद्रास्फीति या रेंगती मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि स्फीति की दर 3% के आसपास है, 0 से 3% के आसपास है, स्फीति की दर 0 से 3% के आसपास है, ठीक है। उसके बाद चलती मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, चलती मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि स्फीति की दर 3% से लेकर के 6% तक है। दौड़ती स्फीति का मतलब क्या होता है, दौड़ती स्फीति का मतलब ये होता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, वो 10% से लेकर के 20% के बीच में है, 10 से 20% के बीच में है। और उसके बाद अति दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या कूदती हुई जो मुद्रास्फीति होती है वो इससे ज्यादा के लिए होती है। तो 0 से 10 की बात हो रही है, तो 10 से 20 की बात हो रही है, तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, कहीं भी जाइएगा नहीं। बताइए अगला प्रश्न, कि यदि अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 8% प्रति वर्ष स्फीति आकी जाए तो इसका क्या अर्थ होगा। तो देखिए भैया इजी सी बात है, जैसे मान लीजिए कि 2024 में हमारे देश की जो वस्तुएं थी, मान लीजिए अगर जो आपको आसान भाषा में समझना है तो 2024 में मान लीजिए कि जो हमारे देश में वस्तुएं 100 रुपए की बिक रही थी, अब 2025 में वो वस्तु क्या होगी, 108 रुपए की बिकने लगेगी। तो इसका मतलब कि क्या रुपए की वृद्धि हुई है, 8 रुपए की वृद्धि हुई है, और मतलब कि मुद्रास्फीति में 8% की वृद्धि हो गई है, ठीक है, 8% की वृद्धि हो गई है, अर्थात उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 8% की वृद्धि हो गई है, क्योंकि जो वस्तुएं हमें 2024 में 100 रुपए की मिल रही थी वो वस्तु 2025 में हमें 108 रुपए की मिलने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हो गई। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और सभी बैचेस में
आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जाती है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे दी जाती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिल रही है, अर्थात वर्तमान परीक्षा में आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई नई वैकेंसी आएगी उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस 2000 रुपए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। इकोनॉमिक्स के सभी बैच अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, एनबीएस, DSSB, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।